मीटिंग एंड हो गई, वो टाइम अपग्रेड हो गया ना, ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि T इज ग्रेटर देन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 425। अब आप इसकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो चूंकि ये किलो जूल में है तो 35.5 इंटू 1000 हो गया, अपॉन इसकी वैल्यू हो गई 83.6। तो इट इज ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू आ रही है ठीक है, वो 425 से ज्यादा आएगी। कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। मैच दी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये भी तो आपको याद रखनी पड़ेगी ज्योमेट्री सबकी। अब ज्योमेट्री दिया हुआ है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, और वो कॉलम दिया हुआ है। अब इंटर हेलोजन एक्स, एक्स का मतलब हो गया जैसे आपका ICl। ठीक है, तो एक्स, X3 ClBr3, X5 BrF5 हो सकता है, X7 IF7 हो सकता है। तो बताते जाइए क्या शेप होना चाहिए, मैच कराना है आपको। यहाँ पे दिया है टी शेप। पेंटागोनल, बाई पिरामिडल, लीनियर, स्क्वायर पिरामिडल। X3 का टी शेप होगा। अच्छा, और डेटाहेड्रल। हाँ, क्या आपने बताया, ये 4 है, ABCD, और ये आपका है सेकेंड। X3 का टी शेप होगा। X3 का क्या बता रहा है, टी शेप होगा। टी शेप होगा, और जो आपका X है वो लीनियर होगा। अच्छा, और X5 जो है आपका वो स्क्वायर पिरामिडल होगा, और X7 जो है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। X7 आपका डी देखिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, ये इससे मैच कर पिरामिडल, रहा और X5 आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा। है। X5 आपका, ये है आपका स्क्वायर पिरामिडल, और ये आपका हो गया लीनियर। ठीक है, X लीनियर है और बाकी आपका टी शेप है। हाँ समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन? हेलो, ज्वाइन है लोग? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। OCH3 और यहाँ पर Br। ठीक है, मेटा ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन, और इस पर NaNH2 की रिएक्शन हो रही है। क्या इस रिएक्शन को पहचान में आ रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है? ईथर की रिएक्शन हो रही है NaNH2 से, बताइए। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ये कहाँ से आ जाएगा? नहीं, हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ से आ जाएगा? NH2 Br को जो सब्स्टिट्यूट कर सबसे देगा। पहला वाला बनेगा, ऊपर जो सिल्वर मिरर ऑब्जर्व्ड वाला है,
मतलब जो कंपाउंड Y बन रहा है हम्म, वो CH3 CH11 CHO बनेगा। इथेनॉल से बन रहा है, ए इथेनॉल होगा। इससे तो रिएक्शन इसकी होएगी नहीं। ए इथेनॉल है आपका। इथेनॉल कहाँ से आ जाएगा? NaNH2 है इथेनॉल तो बनेगा। ये जो है रिंग की रिएक्शन तो होएगी नहीं। ठीक है, रिंग की रिएक्शन तो आपकी हो नहीं रही है। ये आपका प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये ब्रोमीन ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ब्रोमीन की जगह क्या हो जाएगा? NaBr निकल गया। सिंपल सिंपल तो डिस्प्लेसमेंट है, बस आपका बदल गया है चूंकि वो ईथर की रिएक्शन है। ईथर इसको ये फैसिलिटेट हाफ कर रहा है। ब्रोमाइड है। हाँ, हाँ। ब्रोमामाइड कहाँ हो जाएगा? ये अरे सिंपल यार एक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ओनली सब्स्टिट्यूशन है। हाफ मैन ब्रोमामाइड के लिए आपका CONH2 ग्रुप का होना जरूरी है, कई बार बताया। RCONH2 होना चाहिए, तब हाफ मैन ब्रोमामाइड होगा। यहाँ पर सिंपल NaBr निकल जा रहा है और NH2 है। अब यहाँ पर एक साइन सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, वैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन दिया होता तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पर ये हो सकता है कि चूंकि ये फैसिलिटेट कर रहा है तो इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, ये जो है पॉजिटिव आई इफेक्ट को बढ़ा रहा है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो एक बार ही आप ये देखिए कि जब भी ये एलिमिनेट होगा, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ इसकी वजह से, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा इस जगह, तो इस जगह जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहीं पे अटैक करेगा। तो अगर ये नहीं होता तो फैसिलिटेट क्या करती रिएक्शन? अगर ये नहीं होता तो ऐसे इसमें ऑप्शन दिया नहीं, तब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, क्योंकि ये OCH3 ये है, यहाँ पे NH2 लगता, या पैरा पोजीशन पे NH2 लगता, है ना। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाता प्लस आई इफेक्ट की वजह से। ब्रोमो पोजीशन पे है तो ब्रोमो पोजीशन पे आसानी से Br रिजेक्ट हो सकता है और NH2 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे देखिए, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, बहुत ही आसान। अब ये साइन चूंकि आपका लिखा नहीं है, किसी में नहीं लिखा है, हाँ, साइन सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। पहला ऑप्शन सही है, समझ में आया? बहुत सिंपल रिएक्शन के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिंग को या तो आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन लिखिए, और बेंजीन रिंग में जब भी कोई भी रिएक्टेंट है, पहले से कोई भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो आपको बस दो ही चीजें देखनी है, प्लस आई इफेक्ट देखना है और माइनस आई इफेक्ट देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो चल रहा है आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेटा पोजीशन पे अगर कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन में हमेशा उसी जगह आ जाए, जब तक कि कोई और चीज ना लिखी हो। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए NaNH2 है, अब यहाँ पर आपका एक्वस KOH, तो यहाँ पर सिनेरियो बदल जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आप एल्कोहल बना देंगे, वो भी ऑर्थो पोजीशन पे बना देंगे, तब वहां पे साइन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल सब्स्टिट्यूशन था, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें अभी भी? नहीं, वो एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, पूछिए। ये जो अभी एग्जाम दी थी उसमें ये बनाया था, नीलिम का नाइट्रेशन करने पे क्या मिलता है, तो ऑप्शन में आपका आवाज आवाज नाइट्रोनीलिन था। बेटा, आवाज दोनों आपकी, नाइट्रो आवाज, तो अब आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है, व्हाट्सएप पे भेजिए क्वेश्चन, 1 मिनट, व्हाट्सएप पे मैं हूँ।
बुक में क्वेश्चन है कोई? Which product is obtained by nitration of aniline? Nitration of aniline. ठीक है, तो एनिलीन के नाइट्रेशन से आपका ऑर्थोनाइट्रो, अब देखिए ये है आपका एनिलीन, और जब इससे आप कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका बन रहा है NH2, और यहाँ पर अच्छा, अब देखिए दोनों प्रोडक्ट आपके बनेंगे, पर कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है? NO2 ऑर्थोनाइट्रो बन रहा है, ऑर्थोनाइट्रो बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है पैरानाइट्रो। नहीं, ऑर्थो और पैरा तो एक साथ बनेंगे, लेकिन होता क्या है, रिजोल्यूशन जब हो रहा है यहाँ पर एक आपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर जा रही, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको खोल दें, आप लोग ऑप्शन देखिए क्या क्या है, पहले बताइए मुझे। ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन है, बी है आपका पैरानाइट्रो एनिलीन। एनिलीन का जो नेचर है उससे ये दोनों बनना चाहिए, लेकिन आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। हाँ रेस्ट, और बच्चे देखें बताएं इसमें आपने ये जुर्बा क्या सोचा, क्या आंसर होना चाहिए? ऑर्थो। क्यों है होना चाहिए ऑर्थोनाइट्रो? ऑर्थो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑर्थो में बनता है, तो ऑर्थो में क्या बनता है? मैक्सिमम परसेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑर्थो में बनता है, पैरा में कम बनता है। NO2 ग्रुप जब भी पहले से प्रेजेंट होता है वो हमेशा मेटा पे बनाता है, यानी मेटा पोजीशन पे प्लेस कर देगा, क्योंकि वहां पे माइनस आई इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर एक रिजॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर चूंकि इंट्रामोलिकुलर क्या बन जा रहा है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये रिजोल्व कर, देखिए रिजोल्यूशन के बाद हमें क्या मिल रहा है, वो मेजर और माइनर होता है। हमेशा ही हम जो है पैरा पोजीशन पे हमेशा ही हम मेजर प्रोडक्ट को बनाते हैं, पर इसके केस में ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हमारा ये ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन बन रहा है। अब यहाँ पर अगर हम NO2 ग्रुप पहले होता तो निश्चित तौर पे ये एनिलीन बनता, एनिलीन जो है वो मेटा पोजीशन पे आपका होती, यही शायद ये जानना चाहते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? आगे बढ़ जाए। हाँ, एनालिटिकल का वेटेज जो है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का वेटेज जो है वो है 4%, ठीक है। और इससे करीब करीब 3 क्वेश्चन बनते हैं। एनालिटिकल का क्वेश्चन बहुत छोटी बेसिक चीजों से बनता है, मतलब आप 10th को भी लेके चलिए दिमाग में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा आया है। नेम द गैस दैट कैन readily decolorize acidified KMnO4। अब एसिडिफाइड KMnO4 आपका पर्पल कलर का होता है, कौन सी गैस उसको
कर देती है डीकलराइज। CO2 है, SO2 है, NO2 है, P2O5 है। ठीक है, SO हाँ एसिडिफाइड NO2, एसिडिफाइड KMNO4 जो आपका हुआ पर्पल कलर का हुआ, इन दोनों में ये डिफरेंस है। देखिए ये तो आपकी जो है गैस करेगी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं करेगी P2O5, इन दोनों में ही कंफ्यूजन था। लेकिन ये भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, ये भी लाइम वाटर को मिल्की करती है, लाइम वाटर को दोनों मिल्की करती है, पर इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये ले आते हैं एसिडिफाइड KMNO4। CO2 एसिडिफाइड KMNO4 को डीकलराइज नहीं करती है, ठीक है, कैन नॉट डीकलराइज। CO2 नहीं कर पाती है और SO2 कर देती है। तो ये बहुत स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था, समझ। बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करें, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर दी, ये एनिलीन है, NH2 NO2, ये आपका NH2 एनिलीन में यहाँ पे OH ग्रुप है। हाँ फटाफट बताइए कि बेसिक स्ट्रेंथ इन तीनों में किसकी सबसे ज्यादा होगी, मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। टाइम मत लगाइए, टाइम बहुत कम है, बताइए फटाफट, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आप में से किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बेसिसिटी क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एनिलीन ग्रुप का सबसे ज्यादा बेसिक। यहाँ पे दो तरह के, एनिलीन तो आपका मिडिल में आ गया ना, बीच में आ गया एनिलीन आपका, ठीक है, एन बिटवीन टू आ गया। यहाँ पर क्या इफेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पे आपका दिख रहा है कि ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका क्या है, -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये आपका +I इफेक्ट शो कर रहा है। अब आप देखिए कि अगर एनिलीन बेसिक है, क्यों बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे अंदर चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बेसिक बिहेवियर क्या शो करता है, यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन करके ये अगर बनाता है NH3+, तो यहाँ पे देखिए इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जा रहा है, ठीक है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो गया तो तभी तो ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर ले रहा है, यानी रिंग से उल्टा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिंग में हो जा रही है इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी, हो गई डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी अगर हो गई और उसमें डिफिशियंसी को अब इस पोजीशन पे ज्यादा डिफिशियंसी हो गई, यानी पार्शियल पॉजिटिव ये हो गया, पार्शियल पॉजिटिव ये हो गया, पार्शियल पॉजिटिव ये हो गया। तो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप ऐसा लगाओ जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, यानी ये NO2 ग्रुप, तो ये क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल कर देगा भाई, इस प्रॉपर्टी के फेवर में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे पुल ऑफ कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है ड्यू टू प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन है तभी ये बेसिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। समझने की कोशिश करिए, एल्किल एमाइंस जो है वो मोर बेसिक होते हैं एनिलीन की तुलना में, एरियल एमाइंस की तुलना में। क्यों? क्योंकि उनके पास वो लोकलाइज्ड होता है उस पर लोन पेयर, और यहाँ पर ये लोन पेयर डीलोकलाइज होने लग जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो इसकी थोड़ी सी कम हो गई यार, RNH2 की तुलना में, तो ये पहले ही कम था।
अब क्या हो गया कि अगर इसमें कोई भी और भी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है तो ये इसको और भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हाईली अनस्टेबल करा देगा। वहीं पर अगर कोई ऐसा है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी प्लस आई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी इसको सपोर्ट कर रहा है ना इनडायरेक्ट। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी क्रिएट हुई, इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे काउंटर बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे काउंटर बैलेंस कर रहा है, तो ये ज्यादा प्रॉन्ट हो गया, ज्यादा प्रॉन्ट हो गया एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। हो गया, ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ गई। आपसे कोई लोन लेने आना चाहे तो आपसे अगर सारे आपके दोस्त लोन ही लेना चाहें तो आप किसको किसको दे पाएंगे। मगर यदि आपके पास कोई अमीर दोस्त है और वो लोन के समय में लोन देने को तैयार है, तो कंफर्टेबल है ना देने के लिए, क्यों? तो पहले नंबर पर ये हो जाएगा, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ हुई, थर्ड की सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट की, ये फर्स्ट है, अगर ये सेकंड है और ये थर्ड है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो थर्ड की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन फर्स्ट से, फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी सेकंड से, क्योंकि सेकंड जो है हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप। तो डी ऑप्शन इसका सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है, क्योंकि वो H+ दे देता है तो फिनॉक्साइड आयन बना लेता है फिनॉल, तो वहां पर ये हम कह सकते थे कि अगर फिनॉल के साथ ये सिचुएशन होती, तो चूंकि ये दे रहा है ना, प्रोटॉन दे रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा होता तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती। लेकिन बेसिक बिहेवियर में तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 18. If molality of the dilute solution is doubled, the value of molar depression constant will be. देखिए मोलैलिटी अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, और आपका ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, यानी कि TF डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी मोलैलिटी को आप डबल कर दें डाइल्यूट सॉल्यूशन का, ठीक है, तो KF क्या हो जाएगा? साफ सी बात आपको दिख रही है यहाँ पे, KF क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। हाँ, KF कांस्टेंट है इसलिए अनचेंज्ड रहेगा। KF कांस्टेंट है इसलिए अनचेंज रहेगा। हाँ, आप लोगों में बताइए। If molality of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant KF will be। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? क्यों? भाई यश है क्या, ज्वाइन किए हैं? यश ने ज्वाइन किया है? नहीं, यश लग रहा है सेकंड टाइम में ज्वाइन नहीं किया है आपने, लग रहा है ज्वाइन किया है। यस मैम। हाँ, अरे यार मैं जो है पूछ रही हूँ आपको तो आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ, जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन ही चली गई है, शेयर कर रहे हैं। मुझे अपना भी दिखना बंद हो जाता है कैमरे में कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, ये कैसे पता चलेगा?
अच्छा, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन मेरा क्या था बेटा, दोबारा से बताइए। हट भी गया यहाँ पे हम। मोलैलिटी डबल हो जाए तो केएफ का क्या होगा? हाँ हाँ, मोलैलिटी अगर डबल हो जाए तो केएफ का क्या होगा? तो केएफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू में क्या होगा, कोई फर्क नहीं होगा। चाहे आप डाइल्यूट कर लें, चाहे किसी भी कंसंट्रेशन पे आप करें, तो उसकी वैल्यू सेम होगी। अगला है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डाल कंडेंसेशन। तो ये भी मुझे लग रहा है कि आसान है, सभी बच्चे कर लेंगे। साइक्लोहेक्सेनोन की बात हुई है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनोन का डाइल्यूट NaOH ये फॉलो कर रहा है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बन जाना चाहिए? अच्छा, हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन के बाद तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी आपकी हीटिंग भी है। आफ्टर हीटिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब 4 तरह के प्रोडक्ट हैं आपके, लेकिन आप बना डालिए कॉपी कॉपी पेन पे लेकर के। एल्डोल कंडेंसेशन आप इसका करिए। एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और इसी तरफ से ये जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? ये प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH और ये आपका बन गया, ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उस पोजीशन पे है, यहाँ पर आपका C, ये बॉन्ड टूट गया, ये हो गया आपका OH। OH। और अगला आपका बन रहा है ये, कनेक्ट हो गया। अब बताइए, अगर हम इसको हीट करेंगे, हीटिंग होगी तो यहाँ से OH और इस जगह से यानी इस जगह का H, सॉरी, यहाँ से OH, क्योंकि OH आपका यहीं से अटैच है, हाँ, यहाँ से OH और इस जगह का H ये हट जाएगा। ये OH देखिए इसी कार्बन से अटैच है आपका, इसी कार्बन से ये अटैच हो गया, ये बॉन्ड टूटा, ये आपका OH हो गया। ठीक है, एक मिनट इरेजर से इसको फिर से करते हैं सही। हाँ, ये देखिए ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, यहाँ से OH हो गया, यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट साइड में H हो जाएगा। जैसे ही आप हीट करेंगे क्या हो जाएगा, ये OH और ये H और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड समझ में आया? अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहाँ का हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के यहाँ से यानी ये ऑक्सीजन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर के ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ये वैलेंसी खाली हो गई, ये जुड़ गए आपस में। इसके बाद अगर हमने इसको हीट किया तो चूंकि अपोजिट लेन में ये देखिए OH और H ये जो है वाटर रिलीज कर देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यानी यहाँ पर OH नहीं, एक सिंगल O हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, 20। टाइम का ध्यान रखेंगे हम लोग जरा सा। 125, ठीक है, 15 मिनट की और क्लास है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आर, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं उसको छोड़ दें, कोई टफ क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और उसमें वैल्यू पूछी गई है। हाँ, एक क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आपका आसान है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में आपको
रेशियो बताना है K1 K2 K3 में, वो आप निकाल लेंगे। इसके बाद ये भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल आइसोलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम दिया है, 2 से दिया है। ये भी मेरे ख्याल से निकालेंगे, डेल्टा वी निकाल लेंगे आप, वी निकाल लेंगे और यू निकाल लेंगे, ये भी हो जाएगा फार्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो हमसे पूछिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछे, नहीं तो एक क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 23। आइसो स्ट्रक्चरल भी कुछ, हाँ। अब आप देखिए बेरिलियम क्लोराइड है BeCl2 ऑब्लिक XeF2, एक ये है आपके पास ऑप्शन, IBr2 और ये आपका हो गया IBr2 और XeF2 है। यानी एक, कार्तिकेय ये पेन बहुत खराब चल रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। और TeL2 और XeF2 है। इसके बाद है IF3D है, IF3 और XeF2 है। आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और आइसो स्ट्रक्चरल। हाँ बताते जाइए। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि आपका जो है सेम हो, है ना, सेम स्ट्रक्चर हो, यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है आई Br2 माइनस और XeF2। IBr-2 और XeF2, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सही है, किसी को समझ में आ रही ज्योमेट्री? इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, BeCl2 की ज्योमेट्री आपके लीनियर हुई, लीनियर हो गई। इसकी ज्योमेट्री XeF2 की क्या हो गई, ये भी लीनियर हो गई। तो यहाँ पे ज्योमेट्री तो बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है ना। यहाँ पर टेलुरी, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ, है ना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। IBr2 माइनस में आप देखिए शेप लीनियर भी है, इसका शेप भी लीनियर है, इसका शेप भी लीनियर है। यहाँ भी 22 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 22 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों के कुल मिलाकर के 22 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका, ये ऑप्शन सही है। Pick out the correct statement with respect to MnCN6 minus 3. MnCN6 minus 3. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल। अब इसका तो निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हेक्सासाइनो, ठीक है, ये मैग्नी हेक्सासाइनो, ठीक है, तो हेक्सासाइनो हो गया, तो Mn जो है क्या हो गया आपका, Mn+3 स्टेट में आ गया। Mn आपका होता है 25, 25 से +3 स्टेट में आ गया, यानी कि ये हो गया D4, ठीक है, D4 हो गया। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 है, sp3d2 या d2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल शेप का है, और dsp2 एंड स्क्वायर प्लेनर। तो आप देखिए कि Cn जो है वो क्या करता है,
CN आपकी पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा देगा। MnCN6 में आप Mn का निकालिए, Mn+3 स्टेटस में है। अब देखिए ये हो गया 3d5 4s2, ये होता है नॉर्मली। ये 3d4 हो गया और 4s0। तो क्या हो जाना चाहिए अब, चूंकि CN है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, ये पेयरिंग करा देगा। ये आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखिए क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि आप चूंकि इसको किए नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये है। एक क्वेश्चन और भी है इसमें, it is because inability of NH2 electrons of the valence shell to participate in bonding that। अब inability of बता रहे हैं NH2 एग्जाम, NH2 कोई भी है बाहर का है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन NH2, तो अब आपको बताना है कि Sn+2 is reducing while Pb+4 is oxidizing। Pb+4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, Sn+2 ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, या Sn+2 ऑक्सीडाइजिंग होगा, Pb+4 इज रिड्यूसिंग होगा, या Sn+2 एंड Pb+2 आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, या Sn4 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Pb4 इज ऑक्सीडाइजिंग। क्या होना चाहिए? बताइए। NH2 अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हाँ जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उसको एक बार आप फिर से कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑन कॉन्सेप्ट बेस है। हाँ चलिए बताइए बेटा, किसी को आ रहा है इसमें? Sn2 plus reducing agent और Pb4 plus oxidizing। Sn+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। Sn2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, आप कह रही हैं। और क्या है, और क्या कह रहे हैं? Sn+2 इज ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा और Pb+4 इज रिड्यूसिंग हो जाएगा, ये कह रही है? नहीं, Sn2 plus reducing और Pb4 plus oxidizing। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि NH2 पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इट इज बिकॉज इनएबिलिटी, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट दिख रहा है NH2 का, तब फिर क्या हो जाएगा? यही बात तो है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। Sn+2 जैसे ही हो जाएगा, आप देखिए वहां पर S2 हो जाएगा 5s2, तो अब वो आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, इसीलिए Sn+2 स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है। आप इसको सेकंड ग्रुप में एनालाइज करते हैं, है ना, क्यों नहीं करते हैं इसको फोर्थ ग्रुप में? इसीलिए तो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी जो है वहां पे जाकर के इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Pb+4 को हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि Pb+4 में इनर्ट पेयर इफेक्ट है नहीं, वो और आगे बढ़ सकता है ना। एक बार फिर से पढ़िए। Sn2 is reducing agent while Pb4 act as an oxidizing agent। ये आप कह रहे हैं ना, बी ऑप्शन क्या है आपका? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो है ये शो नहीं करेगा। Inability of the NH2 electrons of the valence shell to participate in the bonding is called as inert pair effect। Due to this effect, the lower oxidation stress become more stable। ठीक है, तो Sn2 जो है आपका वो Sn+2 से
+4, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, और Pb+4 आपका ऑक्सीडाइजिंग। सही कह रहे थे आप, यही ऑप्शन बता रहे थे ना युजुर्वा? हाँ यही ऑप्शन बता रहे थे, हाँ ठीक है। पर यहाँ इफेक्ट आपका काम कर रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन है किसी का? 1 मिनट का टाइम है, कोई पूछे। देखिए कि कौन कौन से फोकस करने वाले पॉइंट हैं, मैं बहुत जल्दी से बता दे रही हूँ। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम को ना अगर